हेलो। और कैसे हो बच्चों? आज हम आगे की कक्षा लेकर आए हैं। शायद आपको याद हो, इससे पहले भी हमारी एक कक्षा आई थी और इसी संदर्भ में थी, क्योंकि नया पाठ्यक्रम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। और 2020 शिक्षा नीति क्या कहती है और किस प्रकार के पाठ्यक्रमों के नाम बदले गए हैं, विषय वस्तु बदल दी गई है, परीक्षा का पैटर्न बदल गया है, परीक्षा की पद्धति भी बदल गई है। तो इन सभी की जानकारी का लेकर के हम विस्तार से आज की ये कक्षा लेकर आए हैं। पूरी देखें, अंत तक देखें, आपके लिए निश्चित रूप से ये उपयोगी होने वाली है। और देखिए, शुरू करते हैं आज की कक्षा। जैसा कि आप देख रहे हैं, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स, क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम इसका नाम है। पहले इसी का नाम होता था हिंदी अनिवार्य, अब इसका नाम बदल दिया गया है। संक्षिप्त में कहें तो AEC, बस इसी नाम से जानते हैं हिंदी और अंग्रेजी के। हाँ, इतनी जरूर बात है कि पहले जो अंक जुड़ते नहीं थे, अब अंक जुड़ेंगे। अब इसके भी अंक जोड़े जाएंगे और उसके आधार पर आपका प्रतिशत निकाला जाएगा। तो देखिए, आज की कक्षा किस प्रकार से हम नया लेकर आए हैं। सबसे पहले तो यही है कि प्रथम सेमेस्टर में आपके व्याकरण के प्रश्नोत्तर आएंगे। केवल व्याकरण पढ़नी है। अभी जनवरी में ही ये परीक्षा होने जा रही है और उसी के आधार पर हमने पूरे पाठ्यक्रम को एक इकाई मानते हुए आपको एक दिशा निर्देश देने का प्रयास किया है। देखिए, हिंदी व्याकरण और BA प्रथम सेमेस्टर क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम, ये इसका नाम है। अब आप ये नहीं कहें हिंदी अनिवार्य, कंपलसरी हिंदी, ऐसे नहीं। यानी कि AEC, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स, क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम। अच्छा, नाम बदला है तो इसकी पद्धति बदल गई, प्रश्नों की प्रकृति बदल गई, परीक्षा की पद्धति बदल गई है और इसका पूरा जो सिस्टम है वो बदल गया। वार्षिक परीक्षा योजना पर जो पाठ्यक्रम था, अब वो सेमेस्टर में हो गया है। यानी एक वर्ष में जो पहले एक ही एग्जाम होती थी, अब होने लग गई है दो एग्जाम, प्रथम सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर। तो हम पहले पहले सेमेस्टर की बात करेंगे, क्योंकि इससे पूर्व भी एक कक्षा आपको हमने दे दी है और उसमें पूरा पाठ्यक्रम आपको बताया है कि प्रथम सेमेस्टर और इस AEC में कौन कौन से बिंदु हैं। और जैसा कि हमने वादा किया था आपसे कि आगे की कक्षा में हम आएंगे और प्रत्येक प्रकरण के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चाएं करेंगे। तो ये उन विद्यार्थियों के लिए भी कक्षा उपयोगी है जिन विद्यार्थियों ने किताब नहीं खरीदी है, कभी महाविद्यालय का मुख भी नहीं देखा है, या बहुत कम जाते हैं, या फिर उनकी तैयारी अच्छी नहीं है। तो उनके लिए कक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कम से कम इस 15, 20 या 30 मिनट की कक्षा में आप सभी प्रकरणों को एक बार देख सकेंगे। तो देखिए, ऐसा ही कुछ प्रयास हमारा है। और देखिए, सबसे पहले जैसा कि हमने पाठ्यक्रम में बताया था कि आपके पाठ्यक्रम में उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है, संधि है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, ये सारे प्रकरण हैं। एक एक को हम जानते हैं कि एक एक प्रकरण को कैसे, किस प्रकार से हम पहचाने कि परीक्षा में क्या पूछा जाएगा। अब कहने को तो कह दिया उपसर्ग पाठ्यक्रम में है, लेकिन बड़ा सवाल है कि उपसर्ग से सवाल कैसे बनते हैं। तो हम उसी प्रकार के सवालों के जवाब देने के लिए आज की कक्षा लेके आए हैं और इसमें बताएंगे कि परीक्षा में किस प्रकार से पूछा जाएगा। और देखिए, जैसा कि आपके सामने यह है उपसर्ग, और इसमें पहले ही दे दिया, देखिए, और आपको दिया गया है कि उपसर्ग के योग से दो दो नए शब्द बनाइए। बिल्कुल, दो उपसर्ग, तीन उपसर्ग, चार उपसर्ग आपको दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा इनका प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए। ये बातें तो आप जानते ही होंगे कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ या भाव को बदल देते हैं। परीक्षा में हो सकता है परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, लेकिन हाँ, कोई भी उपसर्ग दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इससे योग से दो चार नए शब्द बनाइए। उदाहरण के लिए देखिए, सबसे पहला है अति, और आपसे कहा जाएगा कि अति उपसर्ग का प्रयोग करते हुए
दो नवीन शब्दों का निर्माण कीजिए। तो आपको करना क्या है, एक मूल शब्द लेना है, एक अति उपसर्ग लेना है और एक नवीन शब्द का निर्माण करना है। जैसा कि कर रखा है, अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यंत, अतीत, अतिक्रमण, अत्याचार, इन सभी के अंदर अति उपसर्ग लगा हुआ है। और यदि अति उपसर्ग को हटा दें तो इनमें एक मूल शब्द भी है। जैसे अत्यधिक में अति उपसर्ग है और अधिक मूल शब्द है, तो अति और अधिक जुड़ करके शब्द क्या बन गया, अत्यधिक। बस ये शब्द आपको परीक्षा में लिख के आना है। दूसरा आप लिख सकते हैं अत्यंत, अति, धन, अंत, यानी अति उपसर्ग है और अंत शब्द है और नवीन शब्द बन गया है अत्यंत। अतीत, तो अति, धन, ईत, ये ती छोटा ही रहेगा और छोटा ती और बड़ा ती मिलकर के दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण बन जाएगा, तो शब्द बन जाएगा अतीत। जी हाँ, इसमें भी अति उपसर्ग लगा हुआ है। कौन से वाला, ये वाला ही अति, ये अति उपसर्ग लगा हुआ है। और फिर क्या लगा है, इत, इत, इस प्रकार से। तो अति और इत, इन दोनों का योग होगा तो क्या बन जाएगा शब्द, अतीत, इस प्रकार से। इसी प्रकार से अति दिख ही रहा है, अति उपसर्ग है और क्रमण शब्द है। इसी प्रकार से अति और आचार है, तो शब्द बन गया अत्याचार। तो कहने का मतलब है आपको कुछ उपसर्ग जो महत्वपूर्ण है उनके योग से बनने वाले शब्दों को पहचानना है। और हो सकता है परीक्षा में 2-4 ही पूछे तो गलत तो लिखना ही नहीं है, जो आपको अच्छी तरह से आते हैं उन्हीं का उदाहरण दें। मैं समझता हूं ये सब समझ गए। देखिए इधर प्रकाश है, तो आदर के स पहले जोड़ेंगे, उपसर्ग पहले जुड़ते हैं, तो शब्द बना नवीन सादर। स, धन, आदर, ए और आ का योग होने से सा हो गया है। स, धन, अवधान से बन गया सावधान। स और बल से बन गया सबल। स और जीव से बन गया सजीव। स और रस से बन गया सरस। इसी प्रकार से स और अवयव से बन गया सावयव। स और आरोप से बन गया है सारोप। कितना सरल है। अधि का भी पूछ सकते हैं, अधि उपसर्ग के योग से दो नवीन शब्द बनाओ, तो अधि, धन, अक्ष, तो अध्यक्ष बन गया। इसमें अधि है, अधि उपसर्ग है और अक्ष मूल शब्द है। ऐसे ही अधि, धन, आ, धन, पक, तो दो उपसर्ग है इसमें, अधि भी है, आ भी है और पक शब्द है। अधीन, तो अधि, धन, ईन, तो अधीन हो गया है। अध्याय, तो अधि, धन, आय, अधि, धन, आय से अध्याय। ऐसे अधि और नियम से अधिनियम। कितना सरल है। परि, तो परिधन, आवरण से पर्यावरण, ये तो आपको आता। संधि का उदाहरण भी है, क्योंकि प्रत्येक उपसर्ग में संधि हो सकती है। उपसर्ग के जितने उदाहरण होते हैं उनमें संधि का नियम लागू हो सकता है, इसलिए ये संधि से भी है। परिधन, इच्छा, अब ये आएगा परि, पैरी, इस प्रकार से, क्योंकि उपसर्ग भी इसी प्रकार से है। और इक्सा, ये देखिए इक्सा, इक्सा यानी ध्यान से देखना, और दोनों के योग से बन गया शब्द क्या, परीक्षा। क्यों, क्योंकि ई और ई समान स्वर आ गए और समान स्वर आने के बाद दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं परीक्षा। परिधन, अब ये मान है तो मान न हो जाएगा, परिधन मान से क्या बन जाएगा, परिमाण, इस प्रकार से। और पर्यंत, तो परिधन अंत है। और परिणाम, तो परी इस प्रकार से और आगे नाम। अच्छा, संयुक्त मिलकर तो परिणाम ही बनता है, लेकिन जब अलग अलग लिखना हो तो परिधन नाम से बनेगा परिणाम। अनु से देख लीजिए, अनुधन एषण, तो अन्वेषण। और अनु, ये उपसर्ग है देखिए, और जय मूल शब्द है इसमें, अनु और जय, तो अनुज। ऐसे अनु और शासन, तो अनुशासन। अनु और चर, तो अनुचर। और अनुधन अय, तो अन्वय, इस प्रकार से बन जाएंगे। जहां तक हम समझते हैं कि उपसर्ग के संदर्भ में आपकी शंकाएं दूर हो जानी चाहिए। परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, कोई भी उपसर्ग दिया जाएगा या उपसर्ग युक्त शब्द दे देंगे, मान लीजिए ये दे दिया अत्यधिक, और कहा जाएगा इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि अति उपसर्ग है और अधिक शब्द है, तो आप कह देंगे अति उपसर्ग है।
या फिर ये कह दें कि अति उपसर्ग के योग से बनाओ, तो आप वो भी बना सकते हैं। दोनों ही बातें हैं। तो उपसर्ग को थोड़ा सा आगे यहां समझ लीजिए। मैं समझता हूं कि कक्षा को अगर ध्यान से देखा है तो उपसर्ग के सामान्य जो प्रश्न आएंगे वो तो आप कर सकते हैं, और आपके परीक्षा का स्तर ज्यादा जटिल नहीं होगा, सरल ही पूछा जाएगा, तो इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। एक प्रकरण पूरा हुआ हमारा। दूसरा देखिए, शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। जी हाँ, संधि विच्छेद। संधि से भी परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे। अब संधि का देखो बहुत बड़ा विस्तार है कि 5 प्रकार की संधि है, और किस प्रकार से स्वर संधि के 5 प्रकार हो जाते हैं, और फिर हम 3 संधियों को भी जानते हैं अलग अलग, जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो 5 वो और 2 वो, 5 और 2, इस प्रकार से 7, और उनके भी कई भेद, कई नियम लागू हो जाते हैं। तो काफी बड़ा है, लेकिन मुख्य रूप से आपको स्वर संधि को ध्यान से देखना है। स्वर संधि का जो भेद है उनमें सामान्यतः सवाल पूछे जाते हैं, और हमने प्रयास भी यही किया है कि कुछ उदाहरण आपके सामने दे रहे हैं कि आपको कैसे परीक्षा में पूछा जाएगा। हो सकता है परीक्षा में सीधे शब्द दे दें और कहा जाएगा संधि विच्छेद कीजिए। अब देखिए, आपको दिया गया है कपीस, शब्द दिया गया है कपीस, तो देखो कैसे करोगे। कपी और धन ईश, ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है, ये सही करना है। कपि और धन ईश, इन दोनों के योग से शब्द क्या बना है, कपीस। अब यहां हो सकता है संधि का नाम भी पूछ ले, तो आप बताइए। देखिए यहां क्या है, ई, और आगे क्या है, ई। समान स्वर हो गए हैं दोनों, और समान स्वर मिल करके हमेशा क्या बनाते हैं, बोलो, दीर्घ ई। दीर्घ स्वर का निर्माण कर देते हैं, और यही हुआ। ई की मात्रा बड़ी हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, कपीस। ये लीजिए, ये तो इसमें प्रयुक्त हो ही गई है, शब्द बन गया क्या, कपीस। इस प्रकार से तो यहां संधि का नाम पूछे तो दीर्घ स्वर संधि हो गई है। कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि। और संधि विच्छेद करें तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अध्याय, जी हाँ, तो अधि धन आय, अधि धन आय, ये लीजिए। अधि धन आय से क्या बना, अध्याय, ये यण संधि है। इसी प्रकार गायक देखिए, तो गई धन अक, गई धन अक, अयादि संधि का उदाहरण है, अयादि का, इस प्रकार से बन जाएगा। महेश है तो महाधन ईश, ये गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। इस प्रकार से आपको डायरेक्ट क्या करेंगे, परीक्षा में शब्द देंगे और कहा जाएगा कि इन शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, जो अपने आप में बहुत सरल है। आपको इतना ध्यान रखना है कि दोनों ही सार्थक शब्द होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि शब्द दिया महेश, अब देखो संधि कैसे करोगे, तो महा धन ईश, ये लिखने में थोड़ी परेशानी आ रही है, पेन सही नहीं है। महाधन ईश, इन दोनों के योग से शब्द क्या बना, महेश। आपका उत्तर यही है, बस दे दिया। इसी प्रकार से हो सकता है कि महेश नहीं आए और परीक्षा में आ जाए रमेश। मान लीजिए आपको शब्द आ गया परीक्षा में रमेश, क्या दिया, रमेश, और कहा जाएगा संधि विच्छेद कीजिए, तो सीधा ही सरल है। देखो महा, नहीं रमेश है, तो रमा धन ईश, उसी से सीखा है हमने, एक से ही। रमा धन ईश से क्या बन गया, रमेश। रमा यानी लक्ष्मी और ईश यानी लक्ष्मी के स्वामी अर्थात विष्णु, तो रमेश। इस प्रकार से सदैव तो सदा धन एव, और इसी प्रकार गणेश तो गण धन ईश, तो गणेश, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। कहने का तात्पर्य है संधि में क्या दिया जा सकता है, संधि में शब्द दिए जा सकते हैं और फिर आपसे कहा जाएगा कि संधि विच्छेद कीजिए। ये तो सरल होगा कि संधि विच्छेद देकर कहा जाएगा कि संधि कीजिए, ये तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ शब्द देकर के संधि विच्छेद जरूर करवा सकते हैं। अच्छा, और अधिक पूछे तो ये पूछ सकते हैं संधि का नाम बताइए, तो आप संधि का नाम भी बता सकते हैं। अगर विच्छेद सही किया है तो विशेषताओं के आधार पर आप नाम भी बता सकते हैं। हम समझते हैं कि ये प्रकरण भी आप कर पाएंगे। अभी तक भी इसमें थोड़ी कमजोरी है, तो आप अलग से व्याकरण की पुस्तक लेकर के महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण शब्दों का संधि विच्छेद देख लें। एक एक बार नियम जरूर देख लें परीक्षा में जाने से पहले।
और देखिए तीसरा प्रकरण है संज्ञा। संज्ञा, जी हाँ। अब पूछ सकते हैं संज्ञा में क्या, शब्द नहीं देते हैं संज्ञा में कि ये कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। जैसे मान लीजिए कि दे दिया राधा, तो ये तो बहुत सरल हो जाएगा, राधा कौन सी संज्ञा का उदाहरण है, 3 प्रकार की संज्ञाएं हैं, तो कौन सा है, ये नहीं देंगे। आपसे पूछ सकते हैं परिभाषा दीजिए, तो आपको परिभाषा लिखनी है। जी हाँ, लिखी भी देखो। शब्द का अर्थ है, यानी संज्ञा शब्द का अर्थ है सम धन ज्ञा, सम्यक ज्ञान, अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो इनका बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। उनमें देखिए स्त्री है, पुरुष है, मेज है, चित्र है, और नगर है, देश है, जवानी है, और मिठास है आदि। फल हो सकते हैं, मेज हो सकता है, पेन हो सकता है, किताब हो सकती है। इन सभी शब्दों के अंदर संज्ञा है। अब संज्ञा 3 प्रकार की है, तो कौन कौन सी है ये अलग बात है। फिर क्या पूछा है प्रश्न अनुसार, संज्ञा के नाम भी बताओ, तो बता दीजिए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो परिभाषा, पहला सवाल संज्ञा किसे कहते हैं। दूसरा सवाल संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आप बता देंगे 3 भेद हैं। नाम पूछे, तीनों के नाम बता देंगे। उदाहरण पूछे, उदाहरण बता देंगे। कहेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के 3 उदाहरण बताइए, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के 3 उदाहरण बता देंगे, जैसे जयपुर, आगरा, गंगा, सीता आदि। ये सब व्यक्तिवाचक हैं। जातिवाचक के पूछे, परिभाषा पूछे, परिभाषा बता दे। उदाहरण पूछे तो 1-2 उदाहरण लिख के आ जाए, जैसे नदी है, पेड़ है, फल है, नगर है, शहर है, ये सब जातिवाचक हैं। और भाववाचक तो देखो अमूर्त होती है, उसमें कोई वस्तु नहीं होती है, उसके भी उदाहरण आप लिख सकते हैं, जैसे मीठा है, कड़वा है, काला है, लंबा है, पतला है आदि। ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण आते हैं। ये तो बहुत ही छोटी कक्षाओं का प्रकरण है। संज्ञा का प्रकरण भी आप तैयार कर लें, परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है। और देखिए ये तीसरा प्रकरण पूरा होता है। चौथा प्रकरण जो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है वो है विशेषण। जी हाँ, अंग्रेजी में इसे एडजेक्टिव कहते हैं, यानी संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। देखिए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण। और इसमें 2 होते हैं, एक विशेषण, एक विशेष्य। तो देखो एक तो होता है विशेषता देने वाला और एक विशेषता ग्रहण करने वाला। अब इसमें कुछ पूछा क्या है, प्रमुख भेदों के गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, ये विशेषण के प्रकार हैं। और विशेषण जैसे मान लीजिए कि राम ईमानदार लड़का है। अब यहाँ ईमानदार जो है वो विशेषण है। यह घोड़ा तेज दौड़ता है, तो तेज क्या है, विशेषण हो गया, घोड़े की विशेषता बता रहा है कि घोड़ा तेज दौड़ता है। इस प्रकार से ये विशेषण है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले। ये भी एक प्राथमिक कक्षाओं का प्रकरण है। मैं समझता हूं बहुत सरल है। संज्ञा का भी याद कर लें, सर्वनाम का भी याद कर लें, और विशेषण को भी याद कर लें परीक्षा के लिए। नंबर 5 पर आते हैं, जहां आवश्यकता होगी और विस्तार से बताएंगे। इनमें मैं समझता हूं कि ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में बहुत सरल प्रकरण है। शुद्ध शब्द, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। और देखो अब इसका तो संसार ही बहुत बड़ा है कि प्रत्येक शब्द अपने आप में शुद्ध और अशुद्ध होता है, कितने की याद करें। लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं और महत्वपूर्ण हैं, जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है, वो तो कम से कम याद करें। बाकी के तो देखो, आशीर्वाद, उज्जवल, बारात, दवाइयां, ज्योत्सना, उपरोक्त, ये 5-6 शब्द दिए गए हैं और ये अक्सर परीक्षा में पूछे गए हैं, और हमें भी लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जाने कितनी बार कितनी परीक्षाओं में आए हैं, आरपीएससी, यूपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड, विश्वविद्यालय की परीक्षा या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा, अनेक परीक्षाओं में ये बार बार पूछते हैं। ये सारे गलत है, ये गलत है, देखो ये गलत लिखे हैं। कहा क्या जाएगा आपको गलत लिख करके कि इनमें शुद्ध रूप लिखिए इनका। अब आपकी वस्तुनिष्ठ नहीं है ना, ऑब्जेक्टिव परीक्षा नहीं है, लिखना पड़ेगा आपको।
तो आपको क्या दिया जाएगा, एक शब्द देंगे और कहा जाएगा इस शब्द को शुद्ध करके लिखिए। निश्चित रूप से गलत देंगे और शुद्ध मांगा जाएगा। पहला शब्द देखिए आशीर्वाद, अब शुद्ध लिखते हैं इसको, आशीर्वाद को। तो देखो आशीर्वाद जो शब्द है, आशीर्वाद जो शब्द है, आशीर्वाद, ये शुद्ध रूप से ऐसे लिखते हैं, देखो आशीर्वाद, ये शुद्ध है। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, ये जो रे है मात्रा, इसको यहां लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा। ये शुद्ध है एकदम, और एक बार देखा मैं समझता हूं याद हो जाएगा। पढ़कर देख लीजिए, आशीर रे कहां बोल रहा है, यहां सी के बाद में और वह वा से पहले, तो यहां लगाएंगे तभी तो वहां बोलेगा, इसलिए आशीर्वाद ये शुद्ध है। एक है उज्जवल, जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए उज्जवल, तो उज्जवल ऐसे लिखते हैं शुद्ध, देखो उज्जवल। यहां दो प्रकार से, ये क्या है, उज्जवल देखिए दिख रहा होगा आपको, दोनों बार जय हलंत युक्त है। कई बार परीक्षा में कई प्रकार से गलत लिख कर दे देंगे, एक बार पूरा, एक बार आधा, एक बार पूरा ही लिख दिया, आधा नहीं लिखा, ऐसे अनेक प्रकार से। शुद्धतम रूप यह है उज्जवल का। बस इतनी बात याद रखें, दो बार जय आएगा, दोनों बार ही आधा है, अर्थात हलंत युक्त है। फिर है एक बारात, तो बारात नहीं होता है, शब्द होता है बारात। क्या होता है, बारात, शब्द होता है बारात। देखिए बारात, अच्छा यही नहीं लग रहा क्या, बारात, ये देखिए बारात, ये सब शुद्ध है। हम बोलने में बोलते हैं बारात, बारात जाएगी, बारात आएगी, गलत है। शुद्ध शब्द क्या है, बारात। आश्चर्य हो सकता है लेकिन शुद्ध यही है, बारात। इसी प्रकार से दवाइयां, ये मिटा रहा हूं मैं, दवाइयां। अब देखिए इसमें क्या गलतियां करते हैं अक्सर लोग। मैंने बहुत सारी मेडिकल की दुकानें देखी है जहां दवाइयां मिलती हैं और सभी गलत लिख के रखते हैं। देखो दवाई कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो दवाई तो देखो ऐसे लिखेंगे, दवाई, ये बिल्कुल सही है। बहुवचन लिखेंगे दवाइयां, तो देखो कैसे लिखेंगे, अच्छा इसी से लिख देता हूं मैं, दवाइयां देखो, ये है शुद्ध है, ये शुद्ध है, दोनों शुद्ध है। अब अगर तीसरा प्रकार आप ई को ये बड़ा ही रखें और या ही जोड़ दें तो गलत हो जाएगा। ये दवाई में ई बड़ा दीर्घ इसलिए होता है कि अंतिम जो आपका जो वर्ण है वो बोलने में जोर पड़ता है, दवाई, इस प्रकार से। लेकिन यहां अंतिम नहीं रहा ना, या तो या आ गया अंतिम, तो जोर तो या पर रहेगा, ई पर कोई जोर नहीं रहेगा, इसलिए वो हो जाएगा लघु। तो दवाइयां, दवाइयां, तो या पर चला गया, ई छोटा रहेगा, इसीलिए इसको पूछते हैं कि लोग गलत कर दें। शुद्ध यही है, दवाइयां। Yes. ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं, हम ये पढ़ते आए हैं कि रानी लिखेंगे तो रानी ऐसे लिखेंगे। अब रानियां बहुवचन बनाओ तो ई छोटा हो जाएगा ना, ये लीजिए, क्योंकि जोर यहाँ पर या पर चला गया है, इसलिए ये शुद्ध है रानियां, ये रानी शुद्ध है। अगर इसी के या लगा देंगे तो यह शुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से ये बात ध्यान में रखेंगे आप, ये बहुत सीधी सरल बात है। ये इस प्रकार के बहुत सारे शब्द होते हैं, अंतिम में अगर ई दीर्घ है तो वो लघु हो जाएगा। इसी प्रकार ज्योत्सना देखिए, तो ज्योत्सना देखो शुद्ध ऐसे लिखते हैं, ज्योत्सना, ये शुद्ध है, ये बिल्कुल शुद्ध है। बस क्या याद करना है आपको, तय भी हलंत युक्त है और सह भी हलंत युक्त है, दोनों लगातार हलंत युक्त आएंगे। ज्योत्सना, और इसका अर्थ होता है चांदनी, तो ये शुद्ध है, बस ये याद रखें आप, ज्योत्सना। एक और शब्द है उपरोक्त, है गलत है, उपरोक्त नहीं होता, उपर्युक्त होता है। हम कहते हैं ना कि उपर्युक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि, तो उपर्युक्त आएगा, उपरोक्त नहीं होता है, उपर्युक्त। इस प्रकार से र आएगा, क्योंकि इसमें संधि करके देख लीजिए, ये सही बैठेगा, ऊपरी धन उक्त, और ये यण संधि का उदाहरण हो जाएगा, ऊपरी धन उक्त से, उपर्युक्त, ये शब्द शुद्ध है। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण तो मैंने बता भी दिए हैं। और भी कक्षा है हमारी जो शब्द शुद्धि की है, वो उसको देख लें।
आपके पास कोई भी ऐसी व्याकरण की किताब हो सब शुद्धि की, उसे एक बार देख करके परीक्षा में जाएं। तो मैं समझता हूं कि ये प्रकरण का 2 नंबर का ये प्रकरण है जो परीक्षा में पूछा जाएगा, ये आप गलत नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार के सवाल भी पूछे जाएंगे। अब 5वां प्रकरण भी हमारा पूरा होता है। आगे देखिए 6 नंबर पर। अब 6 नंबर पर आ गए हैं हम, और 6 नंबर में है वाक्य शुद्धि। जी हाँ, शब्द शुद्धि पूछे और वाक्य शुद्धि नहीं पूछे तो ये तो इंसाफ नहीं हुआ। और पूछेंगे आपसे, अब वाक्य देंगे अशुद्ध, ये सारे अशुद्ध है, देखिए ये सब अशुद्ध है। और क्या कहा जाएगा, इनको शुद्ध करके लिखिए। ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछते हैं और आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, तो आपको जरूर पूछे जाएगा। देखो क्या गलत है, एक चाय का कप लाओ, गलत हो गया। कप कोई चाय का बना होता है क्या? नहीं, तो गलत है। आपका दर्शन हो गया, गलत है। आपका दर्शन हो गया, ये दर्शन हो गया। दर्शन जो शब्द है ये बहुवचन में प्रयुक्त होता है हमेशा, और यहां तो एक वचन का हम प्रयोग कर रहे हैं, गलत हो गया। किरण एक विद्वान लड़की है, तो ये तो गलत हो गया। भाई किरण एक स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग के लिए विद्वान शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके लिए एक शब्द होता है विदुषी, तो उसका प्रयोग होना चाहिए था, गलत हो गया। खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, तो गलत हो गया। समझने का अर्थ गलत हो गया कि खरगोश को थोड़ी काटना है, काटना तो गाजर को है, तो ये गलत हो गया। मेरे आंसू आ गया, ये भी गलत है, क्योंकि आंसू भी हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, उनका एक वचन रूप नहीं होता है। यहाँ ये गलत हो गया। वे सभी यहाँ आ रहे हैं, और ये भी गलत हो गया, क्योंकि वे बहुवचन है, और बहुवचन में अंत में जो है आता है, उसमें देखो यहाँ अनुस्वार आएगा, बिंदी है में इतना ही अंतर है। एक बार दो मात्रा लगा के छोड़ दिया तो एक वचन है, और बिंदी और लगा दी है तो बहुवचन का काम करता है। सम्मान या बहुवचन के लिए इस प्रकार से लिखते हैं, तो ऐसा करना है। तो ये सारे गलत दिए गए हैं, और इसी प्रकार का कोई भी वाक्य परीक्षा में आपको दिया जाएगा जो गलत होगा, आपको करना क्या है, उसको शुद्ध करके परीक्षा में लिखना है। अब मैं इनको ही लिख देता हूं एक बार, इनको शुद्ध कैसे लिखेंगे। एक चाय का कप लाओ, तो क्या हो जाएगा, एक कप चाय का लाओ, चाय का लाओ। काल नहीं बदलना है, कई बार क्या करते हैं आप, काल वगैरह बदल देते हैं, या उसका कर्ता भी बदल देते हैं। नहीं, कुछ नहीं बदलना, केवल शुद्धि है ना, वही बदलनी है। एक कप चाय का लाओ, इसका मतलब है कि कप में चाय ढली हुई है, ये शुद्ध है। आपका दर्शन हो गया, गलत है, तो शुद्ध क्या हो जाएगा, आपके, आपके दर्शन हो गए, हो गए, बहुवचन में है इसलिए। किरण एक विद्वान लड़की है, तो क्या लिखना है, किरण है एक विदुषी, विदुषी। अब ऐसे नहीं कि आगे छात्रा कर दें, ऐसे नहीं, इसमें जो लिखा था वही लिखना है, बाकी तो विदुषी लड़की है, विदुषी लड़की है, ये लीजिए इस प्रकार से। क्योंकि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए ये अशुद्धि थी। खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, तो इसका शुद्ध हो जाएगा, जगह तो मेरे पास कम है, तो क्या हो जाएगा, खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ। शुद्ध वाक्य हो जाएगा, खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ। अब ये शुद्ध हो जाएगा। मेरे आंसू आ गया, तो मेरे आंसू आ गए, गया नहीं, गए बहुवचन में। और एक है वे सभी यहाँ आ रहे हैं, तो अंत में क्या करना है को इस प्रकार से बहुवचन में देना है, बस ये बिंदी वाली अशुद्धि थी इसमें। कई बार ध्यान से देखोगे तो ही पता चलेगा। कई बार आप परीक्षा में देखते हैं और ये तो पहले से ही शुद्ध लिखा हुआ है, नहीं, शुद्ध नहीं है, वह शुद्ध है, आपके देखने में गलती हो रही है। तो इस प्रकार से कोई भी वाक्य दिए जाएंगे परीक्षा में, और आपसे कहा जाएगा कि उन्हें शुद्ध करके लिखिए, तो आपको परीक्षा में शुद्ध करके लिखना है। और देखिए मुहावरों का अर्थ और वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपके पाठ्यक्रम में लोकोक्ति और मुहावरे भी लगे हुए हैं, और कम समय में आप कैसे इनको पारंगत हों और 2 नंबर आप लाएं। ये देखो 2-2 4-4 नंबर के हैं सारे, और किस प्रकार से ये 4 नंबर का हो सकता है, और किस प्रकार से 2-2 नंबर के दे दिए हैं। क्या कहा, इतने 1 या 2 देंगे बस परीक्षा में, कोई सा भी, जैसे श्री गणेश करना, तो सबसे पहले तो क्या करना है, इसका अर्थ लिखना है।
कि श्री गणेश करने का अर्थ क्या होता है। तो देखो, श्री गणेश करने का अर्थ होता है शुभारंभ करना। कहते हैं ना कि आज से मैंने पढ़ने का श्री गणेश कर दिया है। ये लीजिए, वाक्य में प्रयोग भी हो गया। तो आप इस प्रकार से, इनमें सावधानी की बात केवल एक है, अर्थ भी आप लिख देंगे, लेकिन आप गलतियां कहाँ करते हैं ये देखिए। जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तब आप क्या करते हैं कि वाक्य में प्रयोग अर्थ का कर देते हैं, जो नहीं करना है। वाक्य में प्रयोग किसका करना है? उस मुहावरे का ही करना है। जैसे कि आज से मैंने पढ़ने का शुभारंभ कर दिया है, तो गलत हो गया। शुभारंभ नहीं लिखना, ऐसे लिखना वाक्य होना चाहिए, आज से मैंने पढ़ने का श्री गणेश कर दिया है, तब सही है। तो वाक्य में हमेशा उसी लोकोक्ति या मुहावरे का ही प्रयोग करना है, जो बात आप बहुत कम विद्यार्थी जानते हैं और ये गलतियां आप कर देते हैं। तो ऐसी नहीं करना। बाकी तो सरल आते हैं। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। अब अंधे व्यक्ति के पास क्या है? लकड़ी। लकड़ी ही मात्र सहारा है, एकमात्र सहारा। कोई भी उदाहरण वाक्य में प्रयोग करके इसी का करना है। जैसे श्रवण कुमार के माता पिता के लिए श्रवण कुमार अंधे की लकड़ी है, तो यानी एकमात्र सहारा है। तो इस प्रकार इसी का प्रयोग करना है। आंखों का तारा अत्यधिक प्रिय होना या बहुत प्रिय होना, तो इसी का प्रयोग कर लोगे। 9-2-11 हो जाना महत्वपूर्ण है, भाग जाना। 9-2-11 हो जाना, भाग जाना। जैसे चोर पुलिस को आते देखकर चोर 9-2-11 हो गए, सही। अगर इसी का ऐसे लिख दिया, पुलिस को आते देखकर चोर भाग गए, तो गलत। इसी का प्रयोग करना है। 9-2-11 हो गए, बस फिर सही है। और देखिए, एक आंख से देखना, समान दृष्टि से देखना, यानी समान भाव से देखना, पक्षपात पूर्ण देखना, पक्षपात रहित देखना, पूर्ण नहीं, यानी बिना पक्षपात के देखना को कहते हैं एक आंख से देखना। और खेत रह जाना यानी शहीद हो जाना, मर जाना, उसको कहते हैं खेत रह जाना। तो इस प्रकार से इनमें से कोई भी, ये आपको कम से कम 20 याद करने हैं। जरूरी नहीं है परीक्षा में यही आए, ये तो आएंगे ही नहीं, ये तो हमने अनुमान लगाया एक। आपको परीक्षा के लिए इस प्रकार से इनके अर्थ याद कर लेने हैं। वाक्य में प्रयोग तो आप कर दोगे, पहली बात है कि वाक्य में प्रयोग तो आप कर दोगे, आपको अर्थ आना चाहिए। कि जैसे मान ली अर्थ ही नहीं आया तो आप वाक्य में प्रयोग भी गलत करेंगे और अर्थ भी गलत लिखेंगे। तो ये भी मैं समझता हूं, लोकोक्ति वाला प्रकरण भी आपका तैयार है। इसके आगे मुहावरे का भी अब आता है लोकोक्ति। जी हाँ, ये कैसे हो सकता है मुहावरे पूछे और लोकोक्ति नहीं पूछे? पूछेंगे, दोनों का तो साथ है। का वर्षा जब खेती सुखानी, यानी अवसर बीतने पर सहायता व्यर्थ है। जैसे मान लीजिए कि अवसर बीत गया, कि सुरेश के पास से परीक्षा के समय पुस्तक नहीं थी और बाद में हम पुस्तक दें परीक्षा लगने के बाद, है कोई काम की? नहीं। तो का वर्षा जब खेती सुखानी, समझिए इसको, यानी कि खेत सूख जाए, जल जाए, फसल नष्ट हो जाए और फिर बरसात आए, तो कोई मतलब नहीं, दोबारा हरा भरा नहीं हो सकता। तो ये इसी का वाक्य में प्रयोग कर देना है। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आंखों देखे बात। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जी हाँ, ये भी प्रसिद्ध लोकोक्ति है कि अवसर बीतने पर पछताने से कोई लाभ नहीं है। कि परीक्षा के समय तो सोहन पढ़ाई किया नहीं और परीक्षा में असफल होने पर सोचने लगा। तो ये तो वो बात हो गई कि पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये लीजिए, वाक्य में प्रयोग भी हो गया। 9 दिन चले 2.5 कोस, यानी काफी समय, काफी परिश्रम के बाद सफलता कम मिलना, यानी काफी प्रयास के बाद सफलता का कम होना। तो 9 दिन चले 2.5 कोस। करेला और नीम चढ़ा, यानी कि मुसीबत पर मुसीबत और अधिक मुसीबत आ जाना। अंधेर नगरी चौपट, अंधेर नगरी काना राजा, यानी हर प्रकार से अराजकता, हर प्रकार से अराजकता, यानी कि लोकतंत्र की विफलता ही विफलता। जैसा देश वैसा प्रदेश, सब ऐसे ही होना। अंधेर नगरी काना राजा। तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियां जो परीक्षा में आ सकती हैं और आपसे पूछा जा सकता है इनका अर्थ।
और इनका वाक्य में प्रयोग। ये 8 नंबर का प्रकरण भी पूरा होता है। अब आता है 9 नंबर पर संक्षेपण। जी हाँ, कोई भी एक संक्षेपण आपको परीक्षा में दिया जाएगा, कोई भी एक पैराग्राफ, एक अवतरण दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसका संक्षेपण कीजिए। अगर आप ये बात ही नहीं जाने कि संक्षेपण क्या होता है तो कर ही नहीं पाएंगे। कहने का मतलब है जो 8-10 पंक्तियां आपको प्रश्न पत्र में लिख के दी हैं और ये लिखा है संक्षेपण कीजिए, इसका मतलब है पूरे को 2 या 3 बार आप पढ़िए और पढ़ करके उसका सार लिखना है, कम से कम शब्दों में वाक्य बनाते हुए। टूटे फूटे वाक्य नहीं होने चाहिए कि आप शब्द उठा उठा करके डाल दें, नहीं। जैसे मान लीजिए कि बहुत बड़ा वर्णन था कोई भारतीय नारी का या स्वतंत्रता सेनानियों का या किसी साहित्यकार का, तो उसके बारे में संक्षिप्त लिखना है, बस कम से कम शब्दों में वाक्य बनाकर लिखना है, यही संक्षेपण है। और मैं समझता हूं ये कोई कठिन कार्य नहीं है। एक आ जाएगा फिर पल्लवन, ये दोनों साथ साथ है। संक्षेपण और पल्लवन एक दूसरे के विलोम है। संक्षेपण में हम बड़ा का छोटा करते हैं और पल्लवन में छोटे का बड़ा कर देते हैं। कम शब्दों में कोई वाक्य लिखा रहेगा, सुक्ति लिखी रहेगी, कोई दोहा की पंक्तियां लिखी रहेगी और आपसे कहा जाएगा इसका पल्लवन कीजिए, भाव विस्तार कीजिए, अब बड़ा करना है। जैसे परिश्रम सफलता की कुंजी है। अब देखो इसको पहले समझो क्या कह रहा है। जी हाँ, बिना परिश्रम के कभी भी किसी को सफलता नहीं मिलती है। जो व्यक्ति जितनी अधिक परिश्रम करेगा उसको उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। यानी कहते हैं ना कि संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी बड़ी होगी। तो इसी के बारे में अपने मन के विचार, ये तो इतना सा आधी पंक्ति का है तो आपको कम से कम 8-10 पंक्तियों में लिखना है कि परिश्रम सफलता की कुंजी है। निश्चित रूप से परिश्रमी व्यक्ति ही सफल होता है। वे व्यक्ति जो अथाह या लगातार परिश्रम करते रहते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते रहते हैं, निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलती है। जिस प्रकार से एक विद्यार्थी लगातार पढ़ाई करता रहता है तो परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता है, परिश्रम का फल उसे सदैव मिलता है। ऐसी बातें देखो मैं बता रहा हूं, यही क्या हो रहा है, पल्लवन हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको कोई भी सुक्ति दी जाएगी और उसका पल्लवन करने के लिए कहा जाएगा, जो आप कर सकते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जी हाँ, कुछ लोग होते हैं, इसका बता रहा हूं मैं अर्थ, आपको अपने शब्दों में लिखना है। इसका कोई सटीक शब्द नहीं है, आप स्वतंत्र हैं कि आप कौन सी बात लिख रहे हैं, कैसा बता रहे हैं, बता दीजिए। कि देखो कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम अगर पहले ही हार जाएं तो निश्चित रूप से सफलता नहीं मिलती है। हमेशा हमेशा हमें हौसला रखना चाहिए और हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए, निश्चित रूप से सफलता मिलती है। हम दौड़ लगाने के लिए तैयार हैं लेकिन हम पहले ही कह रहे हैं कि मैं तो नहीं जीतूंगा। कैसे जीतोगे? आपके मन की जो शक्ति है वो तो क्षीण हो गई है। तो हमेशा मन को प्रफुल्लित रखें, उत्तेजित रखें, तैयार रखें और हमेशा ये माने कि मैं निश्चित रूप से ये कार्य कर सकता हूं। कार्य की परिणति सफलता में अवश्य आपको मिलेगी। करत करत अभ्यास के जड़ीमती हो सुजान, ये कवि वृंद का पूरा दोहा है कि करत करत अभ्यास के जड़ीमती होत सुजान। और पूरा आपने सुना होगा कि रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो देखो बार बार प्रयास करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। और इसका उदाहरण भी उन्होंने दिया है कि रस्सी कितनी कोमल होती है और पत्थर कितना कठोर और मजबूत होता है। और हम देखते हैं कि पनघट पर कुएं पर जब पानी निकाला जाता है और जिस पत्थर से वो रस्सी बार बार स्पर्श करती है वो पत्थर भी घिस जाता है। तो ये लगातार परिश्रम करने से, लगातार प्रयास करने से कठिन भी कार्य भी सरल हो जाता है। तो ऐसी ही बातें इसमें आपको लिखनी है। ये बहुत सरल है, इसके अंक तो आपको छोड़ने नहीं है भाई। ये लोकोक्ति वाले, ये मुहावरे वाले, ये संक्षेपण, ये पल्लवन, इनके तो अंक वैसे ही हैं, आप जरूर प्राप्त करें। अब देखिए कुछ रचनात्मक कार्य भी आपके व्याकरण में जोड़े गए हैं। रचनात्मक का मतलब है कुछ निबंध, पत्र, ज्ञापन, अनुस्मारक आदि।
और मान लीजिए कि अनुस्मारक का प्रश्न परीक्षा में आता है, ये प्रश्न आ गया, जैसे मान लीजिए कि अनुस्मारक का अर्थ बताते हुए उसके प्रारूप की रूपरेखा तैयार कीजिए। अब इसको दो भागों में बांट दिया। पहले क्या पूछा, अनुस्मारक का अर्थ बताइए, तो पहले आपको इसको प्रश्नानुसार उत्तर देना है। ऐसे नहीं कि आप प्रारूप बना के आ गए और सोचने लगे मैंने कर दिया, नहीं। अर्थ बताते हुए तो सबसे पहले क्या करना है, अनुस्मारक का अर्थ। और क्या बताएंगे, देखो इस शब्द में ही अर्थ है, स्मरण से ही बना है स्मारक, और अनु का मतलब है पुनः, तो हो गया पुनः स्मरण दिलाने को क्या कहते हैं, अनुस्मारक। यानी कि कोई काम हमने कह रखा है और वो नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, उनको दोबारा से याद दिलाएंगे, तो उसी को कहते हैं अनुस्मारक। और ये काम में आते हैं सरकारी जो कार्यालय है उनमें, कि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को आदेशित करता है, कोई कार्य देता है और अपेक्षा रखता है कि ये कार्य पूरा होगा, लेकिन कई दिनों बाद में भी वो कार्य नहीं पूरा होता है, तब वो अधिकारी क्या करता है, दोबारा से एक पत्र फिर लिखेगा, और अब की बार जो पत्र लिखेगा उसको कहेंगे अनुस्मारक। उसी का संदर्भ देते हुए कि पिछली इतनी तारीख को, जैसे 8, 10 या 20 दिन पहले की तारीख दे करके इतनी तारीख को मैंने पत्र क्रमांक किए, पत्र की संख्या भी दे देंगे, और वो पत्र क्रमांक दे करके कहा जाएगा कि आपको एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया था कि इस कार्य के लिए अग्रिम कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक भी वो कार्रवाई नहीं हुई है, तो उसको कहेंगे अनुस्मारक। अब इसका क्या पूछा आगे, प्रारूप तैयार कीजिए, तो एक प्रारूप तैयार कर देना है, कोई भी प्रारूप, जैसे मान लीजिए कि सफाई का था, या कि प्रचार प्रसार का था, या कोई छुट्टी अवकाश आदि का था, या कोई और कोई अधिकारी को निलंबन करने का था, ऐसे तो आपको वही लिखना है प्रारूप। जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो क्या कार्यालय का नाम होगा ऊपर ही ऊपर, जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग है, अजमेर राजस्थान, और फिर आप लिखेंगे संदर्भ, और संदर्भ में कोई भी एक पुरानी संख्या लिख देंगे, और फिर महोदय लगा करके आप लिखेंगे कि पूर्व में पत्र क्रमांक ये इतनी तारीख को आपको सूचित किया गया था, अभी तक भी नियुक्ति नहीं हुई है, आपका ध्यान आकर्षित करते हुए पुनः आपका स्मरण दिलाया जा रहा है कि शीघ्रता से ये कार्य करें ताकि पढ़ाई बाधित नहीं हो और नियुक्ति की अभिशंसा करें, आदि बातें बस कर देंगे इस प्रकार से। तो बहुधीय करके ये अनुस्मारक का प्रारूप हो जाएगा। एक बार आप आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक कोई भी एक प्रारूप देख ले, परीक्षा में लिख के आ जाए, ये अच्छे अंकों का है और सरल भी है। इससे आगे देखिए, हिंदी भाषा के प्रयोग संबंधी अधिसूचना का प्रारूप तैयार कीजिए। अब हो सकता है परीक्षा में ये पूछ ले, अधिसूचना किसे कहते हैं, तो पहले तो यही याद कर लें, अधिसूचना, तो देखो गजट नोटिफिकेशन जो होता है उसी को हिंदी में अधिसूचना कहते हैं, और ये राजकीय एक प्रकार से आदेश होता है, राजकीय एक सूचना होती है जो राज्य में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा निकाली जाती है, उसको बोलते हैं अधिसूचना, और गजट में यानी कि ये राजपत्र में ये निकलती है। अब उसका एक प्रारूप आपको देना है, किसके संबंध में, हिंदी भाषा के प्रयोग के संबंध में। तो हिंदी भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाए, या फिर कोई अनुशासन के संदर्भ में, या कोई आवश्यक कार्रवाई के संबंध में, या कोई नियुक्ति के संदर्भ में, किसी के भी संदर्भ में एक अधिसूचना का प्रारूप आपसे मांग सकते हैं। तो नीचे जरूर लिखें बहुधीय से ऊपर आज्ञा से राज्यपाल, बस वो नोट किया जाएगा, वो बात जरूर लिखें। बाकी तो किसी भी कार्यालय के द्वारा लिख दें आप, जैसे मान लीजिए कि किसी भी कार्यालय, अभियांत्रिकी है, शिक्षा विभाग है, निदेशालय है, कोई भी ऐसा, उसके आधार पर एक प्रारूप आप तैयार कर दें। इसका भी एक प्रारूप देख लेना, परीक्षा में ये भी महत्वपूर्ण है। ये क्या, मेरा पेन आज चल नहीं रहा है इसलिए मैं लिखने में असमर्थ हूं, आप थोड़ा सा इसको समझ जाए। और देखिए आगे, और मैं समझता हूं अंतिम है, क्योंकि आखिरी आपका रचनात्मक का प्रश्न परीक्षा में आएगा, निबंध लिखिए 300-400 शब्दों में, और 400 शब्द दे रखे हैं तो इसका मतलब 400 शब्दों में आपको एक निबंध लिखना है। और 400 शब्द का मतलब तो आप समझते हैं, एक पंक्ति में सामान्यतः 10 शब्द गिने जाते हैं, और अगर आपकी कॉपी में 20 पंक्तियां हैं तो 200 शब्द आपके हो जाते हैं। तो 200 2 पेज आपको कम से कम लिखना है
3 पेज 2 पेजों में आपको ये निबंध लिखना है। और निबंध के लिए देखो सबसे खास बात जो मैं सभी को बताता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, रूपरेखा बनानी है। ऐसे लिखना है, इसको हल करने से पहले रूपरेखा, और इसको रेखांकित कर दें, और फिर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 बिंदु तो कम से कम बनाएं। नंबर 1 तो बस सार्वभौमिक है, प्रस्तावना, ये सभी में आएगा भाई। और पांचवा अंतिम जो 6 है तो अंतिम वो हो जाएगा उपसंहार। क्या हो जाएगा? उपसंहार। ये लीजिए, बस 1, 2 और 3 और बनाने हैं। अब वो विषय पर निर्भर करता है कि आपने कौन सा विषय चुना है, उनके अनुसार ये 3 और लगा देने। लेकिन हाँ, इतना जरूर याद रखना लगाने से पहले कि उसके बारे में आप लिख सकें, अच्छा लिख सकें। तो देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत महत्वपूर्ण है भाई, आजकल ये बहुत ट्रेंड में है और ये परीक्षा में आ सकता है। पर्यावरण संरक्षण, ये भी एक राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है, आ सकता है। और ये तो इसकी तो कहना ही नहीं, ये तो वही चिन्ह लगा लो, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, इसको तो पढ़ ही लेना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पिछले 2 वर्षों में लगातार जहां कहीं भी निबंध का शीर्षक आ गया, ये जरूर आता है भाई। इतने सेमिनार हो रहे हैं, इतनी संगोष्ठियां हो रही है इसी के संदर्भ में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और आप यही चुन लेना भाई, अगर परीक्षा में आ जाए विकल्प में तो इसी को चुन करके इसके बारे में आप निबंध लिख के आए ना, अंक अच्छे आएंगे आपके। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का खाका प्रारूप क्या है, आप इसमें देखो, अब प्रस्तावना तो हो ही जाएगा, उपसार हो ही जाएगा। इसमें क्या बनाएंगे, एक परिचय, जैसे मान लीजिए कि परिचय प्रस्तावना में आ गया, फिर भी एक परिचय दे दें, क्या है, कब प्रस्ताव हुई थी, कौन इसके अध्यक्ष थे, कस्तूरी रंजन आदि, किस प्रकार से बनी थी, क्या पैटर्न है, क्या पाठ्यक्रम है, क्या इसकी उपयोगिता है, तो आप बना देंगे उपयोगिता, महत्व आदि। तो इस प्रकार से ये बिंदु बन जाएंगे और इसके बारे में विस्तार से दे सकते हैं। तो ये लीजिए, इतना ही था। तो ये था आपका जो प्रथम सेमेस्टर व्याकरण खंड का है, उसका जो जनवरी में होने जा रहा है, उसके लिए महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और परीक्षा में कम समय में कैसे तैयारी करें, आपने इसको ध्यान से देखा और इसको समझने का प्रयास किया। और जहां आपको लगा कि आप ये बात नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप अपनी पुस्तक उठाइए और उस बिंदु को, उस प्रकरण को अभी तैयार कर लीजिए, क्योंकि अभी समय है परीक्षा में, और बहुत ही परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें, इस ऐसी शुभकामनाएं आपको। और ये वीडियो देखने के लिए और कक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जाने से पहले एक बात जो महत्वपूर्ण है, हमारा चैनल है हिंदी काव्य किरण। तो देखिए, यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे हिंदी काव्य किरण के नाम से, हिंदी काव्य किरण, इस प्रकार से, तो मेरी फोटो भी आ जाएगी और मैं दिख भी जाऊंगा। इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें भाई, सब्सक्राइब, इस बटन को जरूर दबा दे, बेल का आइकन को दबा दे, कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो होंगे आप तक पहुंच जाएंगे। इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। और भी ऐसी प्रकार की महत्वपूर्ण कक्षाएं लेकर के, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर के, किसी प्रकरण के समाधान लेकर के हम फिर आएंगे। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।